डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतर काश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगा। फ्रेंड्स, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी आप जो चाह रहे हैं कि वह हो, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा ही। तो वह तकलीफ से अगर आप जीत लेते हैं तो कामयाबी, सफलता जरूर चूमेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो प्रश्न में तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा वह 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तो यह आपका जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं? किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। मानव परिवहन के तंत्र के 2 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है आपका रुधिर, दूसरा है आपका लसिका। मैं आपको दोनों के कार्य के बारे में बतलाता हूं। रुधिर के कार्य नंबर 1, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका पहला कार्य है। दूसरा, विभिन्न ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उसका फेफड़ों तक परिवहन करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रुधिर का कार्य। अब चलते हैं लसिका के कार्य। लसिका के कार्य नंबर 1, लसिका से उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करना। दूसरा, ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करना। फ्रेंड्स, अब इसी प्रश्न को घुमाकर ही पूछा जा सकता है, रुधिर के कौन से कार्य हैं? तो आपका आंसर 2 नंबर यहीं से मिल जाएगा। लसिका के कौन से कार्य हैं? तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो प्रश्नों को समझना सीखिए, क्वेश्चन आपको आएंगे यहीं से, पैटर्न आपको मोड़ देगा, पूछने का तरीका बदलेगा, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन क्या है? कहीं हार्मोन रहेगा, कहीं आपको ऐसे कर देगा हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखें। आंसर, वैसे रसायन जिनकी अत्यल्प मतलब बहुत कम मात्रा ही शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है, उसी को हम हार्मोन कहते हैं। यानी वृद्धि एवं विकास को जो प्रभावित करे वह हार्मोन कहलाता है। 2 पादप हार्मोन निम्नलिखित है। पहला आपका ऑक्सिन, दूसरा आपका इथाइलिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? क्वेश्चन इसी को क्या पूछता है, गर्भ निरोधक गोलियां जो है महिलाएं या प्रेग्नेंट महिला क्यों खाती है? इस तरह का आपको प्रश्न घुमाकर पूछ देगा, आंसर आपका यही रहेगा। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का मुख्य कारण है प्रजनन को रोकना। दंपति को ज्यादा बच्चे होने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिस कारण गरीबी आती है। यदि कम संतान होती है तो जीवन खुशहाल रहेगा या होगा। फ्रेंड्स, अब सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा एक माँ बाप के बच्चे होंगे, तो मान लेते एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, तो उनको 5 को पढ़ाना पड़ेगा। 5 के लिए जो है उनको खड़े करने होंगे, अपने जिंदगी में बनाने होंगे। लेकिन एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो 2 ही को न पालना पड़ेगा, 2 ही को एडुकेट करना पड़ेगा, 2 ही को शिक्षा देना पड़ेगा। तो यही फर्क है, जितने कम बच्चे होंगे उसके लालन पालन उतना ही अच्छे होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं आंसर। एक कोशिकीय जीवों में प्रायः अलैंगिक जनन ही होता है तथा एक अकेला जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन भी होता है, जिसके लिए नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनन में डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है तथा इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए आपका कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर देना है। वो क्या है प्रश्न? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, यह आपका HW रहा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम के विषय में यह क्या बतलाता है? आंसर, विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि ऑर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया तथा एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि रेप्टिलिया तथा एवीज का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लेकिन इसी को अब दूसरे तरीके से क्या पूछेगा? लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है, यह हो जाएगा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, लैंगिक अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर दे। आंसर आपका यही होगा। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। कौन कौन? लैंगिक और अलैंगिक। पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है। कौन? पुरुष। पुरुष के 4 भाग होता है, जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। सॉरी, पुरुष यहां बोल दिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होते हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का संगलन नहीं होता है। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। यदि आपसे सिर्फ पूछा जाए उत्सर्जन क्या है, तो आप इसका आंसर यहां से यहां लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो चलिए, उत्सर्जन क्या है? सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के रूप में बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन, पसीना, मलमूत्र इत्यादि, ये है उत्सर्जी पदार्थ। मानव के उत्सर्जी अंग कौन कौन है? मलमूत्र द्वार, श्वसन अंग इत्यादि। फ्रेंड्स, इस प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लें, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं। मैंने आपको इस तरीके से अब सब्जेक्टिव बताया हूं कि आपको यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकल जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, यहां आपको पूछे जाए कि क्या उत्सर्जन होता है, तो देखिए यहां गैस का निष्कासन हो सकता है, पसीना हो सकता है, मलमूत्र। ऑप्शन क्या दे देगा? क्या नहीं होता है, कोई अननोन चीज दे देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? आंसर, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठता है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चली जाती है।
वह विस्तृत कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका, रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। चूंकि ये दो भिन्न प्राणियों से प्राप्त होते हैं, इसलिए संतान विशेषताओं की विविधता को प्रकट करते हैं। एक और देख लेते हैं। नंबर 2, लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं। इससे विकासवाद की दिशा को नए आयाम प्राप्त होते हैं। इस कारण जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने के अवसर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? आंसर क्या होगा? पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं को मृत शरीर या अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते हैं, जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। अन्य ठोस एवं द्रव्य पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार अपघटन पारिस्थितिकी संतुलन, यहाँ गलती थोड़ा हो गया है, पारिस्थितिकी संतुलन कायम करने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 10 बायोलॉजी का प्रश्न, जीव विज्ञान का प्रश्न मैंने आपको बता दिया, और यह आपका 10वां आज का वीडियो का है। यह आपका 20 प्रश्न हो गया। मैंने आपको पीछे के भाग में भी 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, और यही प्रश्नों में से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने अच्छे से तैयारी अभी तक नहीं किया है, अभी भी समय है। आप ये वैसे प्रश्नों को पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा मदद करता हूं आपके अच्छे अंक उठाने के लिए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स मैं आपको दिलाने का प्रॉमिस भी करता हूं और आपको दिलाता भी हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपने लाभ, यदि आपको लाभ होता है मेरे वीडियो से, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो उपलब्ध करा सकूं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।